जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा इतिहास का लगातार 8वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 7वें लेक्चर में हमने मौर्य साम्राज्य पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस किया था, लेकिन वो इस लेक्चर का पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 है जिसमें हम उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? दोस्तों याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कब हुआ था युद्ध? तो युद्ध की तारीख याद रखेंगे, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी यहां पर विजय हुई थी। किस युद्ध में? जो युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुआ था। अब इस युद्ध में जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, इस जीत के बाद यहां एक संधि देखने को मिलती है। ये जो संधि हुई, उस संधि में काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र जो रहे, ये अपने क्षेत्रों के सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। मतलब ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिलते हैं सेल्यूकस के माध्यम से। और कहीं ना कहीं कार्नेलिया जो है वो सेल्यूकस की बेटी थी, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं संधि जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में रही, लेकिन चूंकि इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको फायदा ज्यादा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दरियादिली दिखाई और जो सेल्यूकस था इसको 500 हाथी, याद रखिएगा, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। तो ये संधि में लेन देन हुआ। ये काबुल, कांधार, हेरात, मकरान को दोस्तों इनके यूनानी नामों से भी जाना जाता है, जिसमें एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरीपिस्दई। याद रखिएगा, जेड्रोसिया के बाद जो आखिरी नाम मिलता है वो मिलता है पेरीपिस्दई। ये अलग अलग 4 नाम इन्हीं क्षेत्रों को कहा जाता था यूनानी रूपों में। अगर हम सेल्यूकस की बात करें दोस्तों, तो सेल्यूकस जो रहा वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जो है इसका सेनापति था सेल्यूकस, और इसको कुछ जगह पर सेल्यूकस को सिकंदर का दूत भी कहा गया है। और जब सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत में 19 महीने रुकने के बाद भारत से गया वापस, जब वापस गया तो जो क्षेत्र सिकंदर के कब्जे में थे उनमें सेल्यूकस जो है उत्तराधिकारी के तौर पर रह जाता है। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, आज के बगदाद में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सेल्यूकस जो है वो यूनानी था और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर छोटे से इलाके पर इसका शासन भी था। कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का जो क्षेत्र यहां देखने को मिलता था उससे भारत को मुक्ति दिलाई थी। तो यूनानियों के क्षेत्र को समाप्त करने का काम यहां पर कौन करता दिखाई पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य करता दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? दोस्तों याद रखेंगे, अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहने के लिए प्रचलित हुआ है। अशोक को हम देखें तो इसके जीवन को, इनके शासन को, अशोक के शासन को हम 2 भागों में देखते हैं। एक देखते हैं कलिंग युद्ध के पहले। अगर कलिंग युद्ध के पूर्व की बात करें तो यहां पर आपको अशोक हिंसक शासक के तौर पर, क्रूर शासक के तौर पर दिखाई पड़ता है। और अगर हम कलिंग युद्ध के बाद देखें तो युद्ध के बाद की स्थिति अगर देखी जाए तो यहां पर धम्म नीति, अशोक का धम्म बहुत फेमस रहा, जैसे नैतिक आचरण संहिता के नाम से आप जान सकते हैं। तो धम्म की जो नीति थी, इस नीति को अशोक ने फॉलो किया और उसके बाद इसने सभी पशु हो या मनुष्यों, सभी के प्रति दया करुणा की भावना पर आधारित शासन भी चलाया। हिंसा को छोड़ दिया, अहिंसा के आधार पर अपने शासन व्यवस्था को चलाने लगा, जिसमें कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रजा के साथ सीधे संपर्क की व्यवस्था को भी देखा जाता है। अशोक ने अपने शिलालेखों में प्रजा को सीधे जो आदेश थे वो आदेश राज्याधीशों को दिया, नैतिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया और समय समय पर वो अपनी प्रजा के कांटेक्ट में रहता था। इसलिए हम अशोक को एक महान शासक के तौर पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अशोक ने जो क्रूर पद्धति पर आधारित शासन किया ना, वो ज्यादा समय तक नहीं किया था। 269 बीसी में बोल सकते हैं कि राजा बना और उसके बाद कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। तो ऐसे में अशोक के पूरे शासन को आप एक अहिंसा की स्थिति में चलने वाला शासन देखते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? दोस्तों कलिंग को जीता, कलिंग को जीतना जरूरी था उसके लिए, क्योंकि वो आर्थिक आधार पर कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से 4 प्रांत हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। 5वां प्रांत जिसकी राजधानी तोसली थी, कलिंग को अशोक ने मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाया और पूर्वी समुद्र किनारे तक साम्राज्य फैल गया था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। तो जैसे ही कलिंग का युद्ध हुआ, भीषण रक्तपात हुआ, उसके बाद अशोक ने रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को छोड़ दिया था, ठीक है, और हिंसा छोड़कर अहिंसक स्थिति में वो आ जाता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसके अलावा यूनानी और अरामाइक भी यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन लिपि की बात करें तो कहीं ना कहीं अरामाइक हो, खरोष्टी हो, ब्राह्मी हो, ये सभी लिपि, ग्रीक लिपि, इन सभी में अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्राकृत और ब्राह्मी में देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? दोस्तों याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखादत्त की एक ग्रंथ रहा है, क्लियर, और एक नाटक के फॉर्म में था, जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 4वीं शताब्दी के आसपास लिखा जाता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, और इस ग्रंथ में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृषल या निम्न कुल का था। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म दिनांक को लेकर कोई विवाद नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा शूद्र थी, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के निर्धारण को लेकर कहीं ना कहीं इतिहासकारों में बहुत ज्यादा विवाद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय कुल का था, कुछ इतिहासकार उसे शूद्र कुल का बताते हैं, तो इसको लेकर एक मान्यता नहीं है, ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि उन्होंने किस चीज का विकास किया था? जब हम मौर्य नरेश के विकास की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना कि इन्होंने संस्कृति व कला साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया था, क्लियर। इन्होंने सोने के सिक्के की हम बात करें तो इसको लेकर कहीं ना कहीं हमें एक समस्या देखने को मिलती है। प्रांतीय विभाजन की बात करें तो ग्राम से लेकर राष्ट्र तक अलग अलग इकाइयों में पूरे साम्राज्य को बांटा था। हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया था, तो हिंदू कुश तक साम्राज्य भी था इनका, प्रांतीय विभाजन भी बेहतर था, और संस्कृति कला व साहित्य का विकास भी अच्छा किया था। मतलब 1, 3, 4 सही उत्तर है। सोने की जगह पर चांदी के सिक्के हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं मौर्य काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब इन दोनों को पढ़ना है और दिखाना है कि ये कथन सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, और ये इसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो यहां पर हम जानते हैं कि कलिंग ने को मौर्य साम्राज्य में अशोक ने जोड़ा था 5वें प्रांत के तौर पर, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है कि क्यों जोड़ा था? इसलिए जोड़ा था क्योंकि कलिंग एक जंक्शन था, एक प्रमुख रेशम मार्ग था। अगर आपको दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करना है, पूर्वी एशिया से व्यापार करना है, तो उड़ीसा का ये कलिंग जो था वो एक जंक्शन के तौर पर काम करता था, इंपॉर्टेंट था। इसीलिए कहीं ना कहीं अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके उसको मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन से? तो याद रखेंगे संगम राज्य के बारे में। संगम साहित्य जो है दोस्तों दक्षिण भारत से इंपॉर्टेंट साहित्य या इंपॉर्टेंट राजवंश रहे हैं। और दूसरा और 13वां शिलालेख जो रहा है अशोक का, वो संगम राज्यों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन है और उसका कारण है। यहाँ कथन दिया है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक थी। देखिए, धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा सामाजिक समरसता अधिक थी, ऐसा कथन है। कारण क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। बिल्कुल सही है, अशोक ने समता के आधार पर जो विचार रहे इनका प्रचार प्रसार किया, और इसी का असर हुआ कि अशोक के समय की जनता में सामाजिक समरसता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब है ए और आर दोनों सही है, और आर कारण ए कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के जितने भी अभिलेख हमें मिलते हैं लगभग सभी में अशोक का नाम देवों के प्रिय शासक के तौर पर बताया गया है। लेकिन अशोक के
अगर हम देखें मास्की जो कर्नाटक में है और गुर्जरा जो दतिया में है, तो गुर्जरा अभिलेख दतिया और मास्की अभिलेख कर्नाटक ये ऐसे हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी जगहों पर अशोक का नाम जो है वो देवों के प्रिय शासक के तौर पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? देखिए, गलत वक्तव्य बताना है। क्या इन पर बढ़िया पॉलिश थी? डेफिनेट है कि इन सभी पर एक बढ़िया पॉलिश दिखाई पड़ती है। आज भी अगर आप सांची के स्तूप पे जाते हैं तो सांची के स्तूप के एरिया में आपको कुछ पिलर्स पड़े मिलेंगे। इन पिलर्स पे जब आप हाथ फेरते हो ना तो हजारों सालों के बाद भी आपको ये पिलर बिल्कुल प्लेन और स्मूथ दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर चमक वाली व्यवस्था देखने को मिलती है। ये अखंड है, याद रखिएगा, ये अखंड है और स्तंभों का शेप्ट सुंडाकार आकार है। तो याद रखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, परंतु ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा श्रीनगर में दो नगर, एक तो निकैया और एक बुका फैला, कहीं ना कहीं सिकंदर के द्वारा भी स्थापित किए गए थे, जिससे पता चलता है कि सिकंदर भी जम्मू कश्मीर गया था। अशोक की भी वहां तक साम्राज्य विस्तार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में हमें प्रांत दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। सूची 1 का जो पहला है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची या पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये 4 प्रांत हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मौर्य साम्राज्य का हिस्सा देखने को मिलता है। जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने इसमें 5वां प्रांत जोड़ा था। ये 5वां प्रांत जो अशोक ने जोड़ा था वो कौन सा था दोस्तों? तो याद रखेंगे, वो कलिंग था। और कलिंग पे जब आक्रमण किया, उसे जीता, तो याद रखिएगा इस पूरी व्यवस्था के तहत मौर्य साम्राज्य में 5वां प्रांत आ गया, जिसकी राजधानी देखने को मिलती है तोसली। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की एक विस्तृत सीमा का भी वर्णन देने वाली व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है इसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है आचार्य चाणक्य जी ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? दोस्तों याद रखेंगे, उपगुप्त अशोक का भतीजा था और इससे ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से देखें तो अशोक के जितना कोई महान शासक नहीं हुआ जिसने बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा प्रसारित किया हो। तो भतीजे उपगुप्त से ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा है? दोस्तों, पाटलिपुत्र के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई लिखने वाला बोल सकते हैं व्यक्ति रहा तो वो मेगस्थनीज रहा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के समस्त प्रशासन और स्थिति के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन किया और उसको अपनी किताब इंडिका में लिखा और वहां पर उसने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोता शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो याद रखेंगे, एग्रोनोमाई जो था दोस्तों ये सड़क निर्माण अधिकारी था। मौर्य काल में अगर हम देखें दोस्तों तो प्रशासन के सर्वोच्च पे राजा होता था। राजा को उसके कामों में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें अमात्य जो थे वो सर्वोच्च हुआ करते थे। अगर उसके नीचे हम जाते हैं मंत्री परिषद के नीचे तो यहाँ पर आपको कई सारे अधिकारियों की फौज देखने को मिलती है। वो अधिकारी अलग अलग भागों में काम करते थे। ये पूरी व्यवस्था आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखी गई नीतियों के आधार पर की गई थी और इन्हीं में से जो सड़क निर्माण की व्यवस्था देखता था उस अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों याद रखेंगे, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ध्यान रखेंगे, गुप्तचरों के लिए गूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्तचरों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? गूढ़ शब्द। अगर हम आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में गुप्तचर की पूरी व्यवस्था को लेकर डिटेल में दिया गया है। तो अगर विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में वो आपको मिलती है और यहां से हमको पता चलता है कि गुप्तचर व्यवस्था जो है
उसको आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र की पूरी शासन व्यवस्था का इंपॉर्टेंट अंग माना है और कहा है कि गुप्तचर यहां पर कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के होते थे। सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था जो थी उसमें 2 प्रकार के गुप्तचर रखे गए। एक गुप्तचर को कहा गया संचार और दूसरे गुप्तचर को कहा गया संस्था। संस्था वो गुप्तचर व्यवस्था थी जिसमें एक जगह पर रहकर गुप्तचरी का काम किया जाता था और संचार वे गुप्तचर होते थे जो जगह जगह घूमकर गुप्तचरी का काम करते थे। इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता और इन सबका जो हेड होता था उसे महामात्य सर्प कहते थे। तो महामात्य सर्प किसे कहा जाता था? तो गुप्तचर व्यवस्था का जो सर्वोच्च हेड होता था उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो एक व्यवस्थित आधार पर गुप्तचर व्यवस्था अगर कहीं दिखाई पड़ती है तो हमें मौर्य साम्राज्य के अंदर ही दिखाई पड़ती है और बाद के जो साम्राज्य होते हैं उन्होंने इस व्यवस्था का अनुसरण करते हुए अपने यहां भी एक बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जो आदर्श रहे वो बहुत सर्वोच्च स्थिति के आदर्श थे और इनसे काफी सारे लोग प्रभावित थे। श्रीलंका की हम बात करें दोस्तों तो यहां अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था और इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। जब यहाँ पर देखा गया अशोक के बारे में पता चलता है तो ये शासक का ये कहना था कि भाई अशोक के जैसा मुझे बनना है और वो शासक का नाम था तिस्स। तो तिस्स ने कहा था कि अशोक के आदर्शों के अनुसार मैं अपने आप को ढाल रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन जो है दोस्तों इस ग्रंथ से हमें मिलता है इस बात की जानकारी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लगभग 298 बीसी के आसपास जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और श्रवण बेलगोला की पहाड़ी क्षेत्र जो है कर्नाटक में यहां जाकर उपवास या कायाक्लेश पद्धति के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया था और यहीं पर इनकी समाधि स्थल भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? दोस्तों, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य की राजकोषीय व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर आपको एक बड़ा साम्राज्य, सुदृढ़ साम्राज्य बनाना है तो बिना पैसे के आप नहीं बना सकते। इसके लिए एक बेहतर राजकोषीय व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसमें 1/4 के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते 1/4 के आसपास यहाँ पर टैक्स लिया जाता था जनता से। इसके अलावा अलग अलग प्रकार से भी राज्य की आय होती थी और कहीं ना कहीं ये याद रखिए कि इन सबका जो पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता था वो आषाढ़ या जुलाई के महीने में किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो याद रखिएगा कि चोल, पांड्य, सतपुत्र, केरल पुत्र, इन चारों का उल्लेख है ना, 1, 3, 4, 5 इनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों, अगर आप अशोक के बारे में जानकारी की बात करें तो ये इतिहास का एक ऐसा शासक रहा है जिसका संपूर्ण जानकारी इतिहास उसके शिलालेखों के आधार पर, उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। तो शिलालेख जो है अशोक के बारे में जानकारी के इंपॉर्टेंट स्रोत के तौर पर आप देखते हैं टोटल 14 शिलालेख हमें अशोक के मिलते हैं। अगर बात करें पहले शिलालेख की तो 1750 के आसपास टिफ्रेंथलर जी ने खोजा था और लगभग 1837 के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों दक्षिण भारत में अशोक के समय प्रवर्तित हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, याद रखेंगे अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है। यहां पर हम देखें दोस्तों तक्षशिला जो है और इसके अलावा हम देखें लघमान, लघमान जो है दोस्तों इसको काबुल कहते हैं, पहले लघमान किस नाम से जाना जाता था? काबुल। ठीक है, और इसके पास में हम देखें तो जो अफगानिस्तान है यहां पर अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं और ये दोस्तों याद रखिएगा अरामाइक और ग्रीक लिपि में आपको अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि अशोक के ग्रीक लिपि में लिखे गए अभिलेख कहाँ से मिलते हैं तो अशोक के ग्रीक लिपि में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो हमें मिलते हैं कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहां की खदानों से निकाला गया था? दोस्तों, तो याद रखेंगे मिर्जापुर के समीप चुनारगढ़ की खदानों से निकालकर
उसे स्थापित करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, या किसकी उक्ति है? तो मेगस्थनीज जो है इसने अपने ग्रंथ इंटिका में लिखा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? दोस्तों, जो मौर्यकालीन साम्राज्य की हम बात करें या भारत के अलग अलग साम्राज्य की बात करें तो विश्व के अलग अलग देशों से हमारे संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हम देखें तो हमारा विदेशों से संबंध रहा है और कहीं ना कहीं उन संबंधों को आगे और प्रगाढ़ करने का काम किया गया। अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार मौर्य काल का एक ऐसा शासक था जिसने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक बुलवाए थे। अब यहाँ एक और चीज देखने को मिलती है कि सीरियन राजा ने अंजीर और शराब देने का मना नहीं किया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जो दार्शनिक होते हैं वो राज्य की आत्मा होते हैं, और अगर दार्शनिक चले जाएंगे, फिलोसोफर्स चले जाएंगे, तो फिर हमारी प्रजा का कल्याण कौन करेगा? उन्हें कौन आगे बढ़ाएगा? तो कहीं ना कहीं दर्शन की विकास हो, रुके ना, इसलिए सीरिया के राजा ने दार्शनिकों को नहीं भेजा, बल्कि मीठी शराब और अंजीर भेजने से मना नहीं किया था। ठीक है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उसे जीता, भीषण नरसंहार हुआ, युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। इन सभी जानकारी को आप 13वें शिलालेख में देखते हैं, जो कि अशोक ने अपने शासन प्राप्ति के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित करवाया था। ठीक है, तो 13वां शिलालेख कलिंग की जानकारी देता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। दोस्तों, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई लगभग 272 ईसा पूर्व में, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं, कुछ ग्रंथ बताते हैं उसके बहुत सारे पुत्र थे, 100 पुत्र थे, जिसमें से एक अशोक और सुशीम भी थे। तो ये माना गया कि सुशीम को बिंदुसार उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश सुशीम को तक्षशिला भेजा गया था विद्रोह के दमन के लिए। अशोक जो था उस समय मौजूद था उज्जैन में, और बाद में फिर वो चला जाता है पाटलिपुत्र, वहां जाकर अपना को शासन बना देता है। तो अशोक राजा बना, इतना अच्छा शासन किया, उसका एक कारण ये भी है कि उसे एक प्रकार से शासन का अनुभव था, इसीलिए वो बेहतर काम कर पाया। और कहाँ का? तो उज्जैन जो है दोस्तों, यहां पर अशोक गवर्नर के तौर पर, प्रांतपति के तौर पर काम करता था, और शासन के दौरान अशोक को यह अनुभव काम आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? सभी प्रजा को अपनी संतति बच्चे कहने का काम अशोक ने अपने 5वें बृहद शिलालेख में किया था। ठीक है, तो अशोक पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता था और संतान के भांति उनका पालन पोषण करने की बात करता था, और इसीलिए डे टू डे की लाइफ में उनसे प्रत्यक्ष संपर्क भी करता था अशोक। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? कलिंग अभिलेख। कलिंग का जो घोषणा पत्र रहा, शिलालेख रहा, इससे कहीं न कहीं अशोक ने अपनी संवेदना को प्रकट किया है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते रहें। देखिए, अशोक ने प्रजा के साथ जुड़ाव को कितनी इंपॉर्टेंस दिया, प्रजा की भलाई को कितना इंपॉर्टेंस दिया, कि बोले मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, किसी भी समय रहूं, लेकिन मेरे प्रजा के जो सार्वजनिक कार्य हैं उनकी सब जानकारी मुझे किसी भी समय मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जानकारी 6ठे शिलालेख में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राज्युक और युक्तक जो है वो अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के नाम थे। ठीक है, ये मौर्य प्रशासन का हिस्सा रहे हैं। विष्टि क्या था दोस्तों? विष्टि का मतलब था बेगार प्रथा करने के लिए। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने तलाक शब्द मोक्ष के संदर्भ में यूज किया। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है दोस्तों, सीता से तात्पर्य यहाँ पर भूमि व्यवस्था देखने को मिलती है। भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया था और उसके आधार पर लगान या बोल सकते हैं कर जो है उसकी स्थिति को निश्चित किया गया था। और यहाँ पर एक भूमि ऐसी भी थी जो राजकीय संरक्षण में थी, और राजकीय संरक्षण में जो भूमि थी उससे जो आय होती थी उसे सीता भूमि के नाम से जाना जाता था, और इसका जो कंट्रोल करने वाला होता था उसे सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता मौर्य काल में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? दोस्तों मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना आपने को देखने को मिलता है वो स्तंभ देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के स्तंभों को बनाया गया था, तो सबसे बेहतर नमूना हमें स्तंभ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? जब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहीं ना कहीं चाणक्य की व्यवस्था पर आधारित था और उसमें कल्याण को इंपॉर्टेंट जगह दी गई थी। वैसे ही अगर हम बात करें दोस्तों अशोक के शासन को, तो अशोक के शासन में भी ये ध्यान दिया गया कि प्रजा का अधिकतम भलाई होना चाहिए, और इसकी जानकारी हमें महास्थान बांग्लादेश के अभिलेख से और सोहगोरा अभिलेख से मिलती है कि समय समय पर मौर्य शासकों ने प्रजा की भलाई के लिए काम किए हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? दोस्तों अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था, पिता का नाम बिंदुसार था, पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था, और महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सहवाजगढ़ी पाकिस्तान के प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उनसे हमें ग्रीक लिपि मिलती है, उसी प्रकार से जो पाकिस्तान में अभिलेख मिले उनमें खरोष्ठी लिपि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान से, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शाहरेकुना अभिलेख जो रहा कांधार में, यहां से हमें अशोक के द्विभाषी अभिलेख ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखे अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने अध्याय हैं? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अध्याय में विभक्त रहा, जो राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है। इसमें राजनीतिक सिद्धांतों को इस प्रकार से वर्णित किया गया कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट प्रतीत होते हैं, जो कि भारतीय सरकार की विदेश नीति में दिखते हैं। ठीक है, तो यहां 15 अध्याय हैं, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल हैं? दोस्तों याद रखिएगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आंख, कान, नाक, मुंह इंपॉर्टेंट अंग हैं, उन इंपॉर्टेंट 7 अंगों की तुलना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शासन के प्रमुख 7 अधिकारियों से की है, जिसमें राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष इंपॉर्टेंट है। इसी में देखिए कि एक माना गया है राजा, दूसरा माना गया अमात्य। यहां राजा जो है दोस्तों उसे स्वामी भी कहा गया है, और अमात्य की बात करें तो इसे मंत्री भी कहा गया है। इसके अलावा जनपद, जनपद के अलावा दुर्ग, दुर्ग के अलावा कोष, कोष के अलावा दंड, दंड के अलावा मित्र। तो इस प्रकार से 7 इंपॉर्टेंट व्यवस्थाएं कौटिल्य ने कहा है कि किसी भी राज्य में होना चाहिए, जो कि राज्य के नाक, कान, मुंह, आंख होते हैं। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट चीज को लेकर जो अर्थशास्त्र उसमें चाणक्य का साप्तांग सिद्धांत प्रचलित है। एग्जाम में पूछेगा कि आचार्य चाणक्य के साप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल है, कौन नहीं है, तो इसमें से आपको चीजें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? दोस्तों तो तुर्मय जो है वो अशोक के समय मिस्र का राजा था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने शासन में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के समय डायमेकस नाम का राजदूत भारत आया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने आज भी मौर्य काल पर आधारित अन्य प्रश्नों को देखा, जिसमें कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत जैसे और अशोक के अभिलेखों जैसे प्रश्न शामिल थे, और एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इसी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मुझे पूरी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो इससे संबंध में ही आते हैं। क्लियर? तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिए, बार बार देखिए, और इस पूरी व्यवस्था को कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।